अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि आइन हमारे मुल्क के मुनफरिद तनों में मजबूत इत्तेहाद और सालमियत का बुनियादी जरिया है। गवर्नर ने कहा कि 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक बहुत से चैलेंजों के बावजूद हिंदुस्तानी आइन मुल्क की चट्टान की ठोस जमहूरी बुनियादों को यकीनी बनाने में सबसे बेहतर साबित हुआ। गवर्नर हफ्ते को राजभवन में यौम दस्तूर की तकरीबात से खिताब कर रही थी। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने लोगों को हमारे आइन में दर्ज इक़दार और नजरियात को उसकी हकीकी रूह में समझने की तलकीन की और मजीद कहा कि ये कमज़ोरों की हिफाजत करते हुए सबके हुकूक की जमानत देता है। उन्होंने कहा कि आइनी इक़दार की कबूलियत और उनकी पासदारी और आइनी दफातर का एहतराम मुंतखब नहीं हो सकता। गवर्नर ने कहा कि हमें अपने आइन की हकीकी रूह के मुताबिक अपने आइन और आइनी दफातर के साथ बिलाशुबा वफादारी का मुजाहरा करना चाहिए और मजीद कहा कि ये जाहिर करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में आइन सबसे बालातर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी आइन में दर्ज नजरियात ज़्यादा मसावी जामे तरक्की पसंद, खुशहाल, पायदार और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तश्कील के लिए जद्दोजहद करने के लिए हमें सही रास्ते पर गामजन करते हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली ने कहा कि हुकूक से लुत्फानंदोज होते हुए सबको फ़राइज़ का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने लोगों के तमाम तबकात में आइन के बारे में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। हाई कोर्ट के जजेस, तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन जस्टिस जी चंद्रैया और सीनियर अफसरान इस तकरीब में मौजूद थे। Distinguished guests, legal luminaries, senior officers, esteemed media friends, and all the participants, and I wish you all a special good morning. It is also time that we remember the Constitution to other equally eminent members of the Constituent Assembly for their vision and contribution. I pay my respects to each one of them for their immense contribution in coming out with this great Indian Constitution, which is a holy textbook of our democratic India. So when our Honorable Prime Minister in the Parliament declared that the holy book of our country is Constitution, they gave their everything and toiled for around 3 years, that is exactly 2 years, 11 months and 18 days to give its final shape. Thanks to our Constitution and its spirit, we could prove our critics, especially those cynical colonial rulers, wrong by getting stronger as a vibrant democratic country with each passing year and overcoming numerous. वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने सरकारी दवाखानों में हामिला खवातीन की सहूलत के लिए नए कायम किए गए टीफा स्कैनिंग मिशन का इफ्तिताह किया। रियासत भर के 44 सरकारी अस्पतालों में नस्ब 56 टीफा स्कैनिंग मशीनों का आगाज पेटला बुरुज अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। इस मौके पर बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि 100 में से 7% बच्चों में नकाइस होते हैं और टिफा स्कैन के जरिए उनकी शिनाख्त मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पेटला बुरुज अस्पताल में KCR किट स्कीम का आगाज किया था और रियासत में आज 99.2% इदारा जाती डिलीवरी यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। दरियासना हुकूमत रियासत में माँ और बच्चे की देखभाल को तरजीह दे रही है। उसी के एक हिस्से के तौर पर 44 सरकारी अस्पतालों में 20 करोड़ रुपए की लागत से 56 जदीद तरीन टीफा स्कैनिंग मशीनें कायम की गई हैं। उनकी मदद से हर माह 20,000 हामिला खवातीन का स्कैन किया जा सकेगा। प्राइवेट डिस्पेंसरीज में इस स्कैनिंग के लिए 2,000 से 3,000 रुपए की रकम खर्च होती है, लेकिन सरकारी डिस्पेंसरियों में ये मुफ्त किया जाएगा। इस मशीन की मदद से माँ के पेट में मौजूद बच्चे के नकाइस को हमल के मरहले में आसानी से मालूम किया जा सकता है ताकि ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। टिफा स्कैनिंग हमल के 18 से 22 हफ्तों के दरमियान की जाएगी। లేదు అనేటువంటి ఒక అబ్జర్వేషన్ మా దృష్టికి రావడం, దాన్ని ప్లాన్ చేయడం, ఈ రోజు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, అంటే విజిట్, అబ్జర్వేషన్, ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అన్ని కూడా 2 నెలల కాలంలోనే జరిగింది. సో ఒక సమస్య ప్రభుత్వం దృష్టికి వస్తే దాన్ని ప్లాన్ చేసి
దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ సమస్యకు ఒక పేట్ల బుర్జిలోనే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక మంచి పరిష్కారాన్ని మనం ఇచ్చుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు మన రాష్ట్రంలో 155 అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి. నెలకు 11-12 వేల పరీక్షలు ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ టిఫా స్కాన్ అనేటువంటిది కొద్ది మందికి మాత్రం అవసరం పడతా ఉంది. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ నివేదికల ప్రకారం 7% శిశువుల్లో 100కు 7% శిశువుల్లో లోపాలు ఉంటాయి. అటువంటి లోపాలు ఉన్నటువంటి పిల్లలను మరి గుర్తించాలంటే అది హై ఎండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్ ఈ టిఫా స్కాన్ తోనే సాధ్యమవుతుంది. ఇది లేకపోవడం వల్ల ప్రైవేట్ లో వెళ్లి పేదవాళ్ళు 3,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఈ ఫెసిలిటీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రావాలని చెప్పి మా దృష్టికి తేవడంతో 20 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ 56 టిఫా స్కాన్లను రాష్ట్రంలోని 44 ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మనం ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతా ఉంది. ప్రతి నెల యావరేజ్ గా ఒక 20,000 మందికి ఈ టిఫా స్కాన్ వల్ల లాభం జరుగుతుంది. 20,000 మంది మహిళలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గారు చెప్పడం, వారు కేసీఆర్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన విషయాన్ని కూడా ఈ రోజు మా రివ్యూ మీటింగ్ లో చర్చించారు. ఆసుపత్రి సిబ్బందికి, డాక్టర్లకు, స్టాఫ్ నర్సులకు అందరికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారని చెప్పి ఈ రోజు మా రివ్యూ रियासती वजीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़राअत को पायदार बनाने के लिए मियारी बीज सबसे अहम है। रियासती वजीर ने तेलंगाना सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से शहर के नोवाटेल में मुनक़िदा नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़राअत के हवाले से हुकूमत का नुक्ते नज़र तब्दील होना चाहिए, क्योंकि दुनिया को ज़राअत से ही खुराक हासिल होती है। उन्होंने कहा कि फसलों की मुख्तलिफ इक़साम की तौसी के लिए तहकीक अहम है। हिंदुस्तान में तकरीबन 71 ज़राई यूनिवर्सिटियाँ और कई निजी तहकीकी इदारे मौजूद हैं। अगरचे फ़िलहाल उन पर तहकीक हो रही है, लेकिन उनकी राय है कि उन्हें ज़्यादा मरबूत अंदाज में करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीज की तहकीक ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में है। निरंजन रेड्डी ने कहा कि चूंकि खुराक का कोई नेमुल बदल नहीं है, इसीलिए आलमी आबादी को ज़रूरी खुराक फराहम करने मियारी ग़िज़ाइयत पर तवज्जो देना ज़रूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की जेनीवा कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने 17 मसाइल रखे गए थे और उन पर तवज्जो देने की तजवीज़ दी गई। उन्होंने कहा कि मियारी खुराक फराहम करने के लिए मियारी बीज की पैदावार को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। आज हिंदुस्तान दुनिया में मियारी बीज पैदा करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इसमें सबसे आगे है। रियासती वजीर ने कहा कि नकली बीजों का मसला रियासत की तश्कील से पहले एक चैलेंज था और इस पर काबू पाने के लिए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने पहली बार PD एक्ट मुतारिफ कराया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ PD एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। रियासती वजीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने तजवीज़ दी है कि अवामी नुमाइंदे और TRS से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन आपस में तालमेल से सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाएँ। पालाकुर्ती हल्के के 6 मंडलों के पार्टी अहदेदारों और मकामी नौजवानों, SC, ST, BC, खवातीन, मजदूर और किसान कायदीन के साथ आज उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बूथ कमेटियों को मजबूत बनाने के हिस्से के तौर पर 150 लोगों के लिए 3 इंचार्जेस का तकर्रुर किया जाना चाहिए, जिनमें एक पार्टी वर्कर, दूसरा खातून और दूसरा महकमे यूथ से होना चाहिए। वो 5 दिसंबर तक इन बूथ कमेटियों के इंचार्जों का तकर्रुर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर गांव और घर के लिए इनफरादी तौर पर मौसूल होने वाली सरकारी स्कीमात की फहरिस्त गाँव के अफसरात के पास रखें और अगर ज़रूरी हो तो कागजी दस्तावेजात प्रिंट करके तकसीम करें। మన కోలంపల్లి దగ్గర కలనట్టం కేశాపురం దగ్గర అవుతారు. కేశాపురం నుంచి కోలంపల్లి మీకు ఎంత దూరం? దగ్గరేనా? 4 కిలోమీటర్లు. కొత్త కాలు వచ్చినట్టేనా? అక్కడ ఉన్న కాలువని చిన్న చిన్న గుంజుకుంటూ వస్తాను. మీరు అందరూ సహకరిస్తే మొత్తం చెరువు నిండుతాయి. ఒక్క చెరువు నిండదని కాదు, ఒక్క చెరువు నీళ్లు పడితే లింకు మనకు లింక్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక చెరువు మొత్తం పడాలంటే కింది చెరువులన్నీ పడతాయి. అట్లా ఒక చెరువుకు లింకులు ఉంటాయి. దాదాపు ఒక 100 చెరువులు నిండుతాయి. దానికోసమే నా ప్లాన్, తాపత్రయం. మీరు అందరూ సహకరించండి. మన చెరువులకు నీళ్లు రావాలి. నీళ్లు వస్తే దాని రూపురేఖలే మారిపోతాయి. ఎండాకాలం నీళ్లు ఉంటాయి, వర్షాకాలం నీళ్లు ఉంటాయి. దానికోసం నా తాపత్రయం. మీ అందరూ కూడా సహకరించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మీకు మ్యాక్సిమం రైతు పోయిన వాళ్ళు కూడా ఎంత రేటు ఇవ్వాలి ఏందనేది కూడా
నేను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి మ్యాక్సిమం తీసుకొని ఈ కాలం ఇంతవరకు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు हिंदुस्तान के 73वें यौम दस्तूर के मौके पर वजीर बहबूद गंगुला कमलाकर ने मेयर यादगिरी सुनील राव के हमरा और दीगर कायदीन के हमरा आइन साज डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। बादशाह मानेरू रिवर फ्रंट और तिगला पल्ली अप्रोच वर्क्स का मायना किया। उन्होंने अहदेदारों को काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इन प्रोग्रामों में लाइब्रेरी के चेयरमैन पूनम अनिल गौड़ और दीगर आला अहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। हफ्ते को वजीर मौसूफ ने सनत नगर में स्वीटास अपार्टमेंट्स के मकीनों के जरिए मुनक्किदा मीटिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हुकूमत तमाम तबकात को मसावी समझते हुए मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है। वजीर मौसूफ ने कॉलोनी के हर नौजवान से वोटर रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि सनत नगर मेन रोड से अपार्टमेंट तक मंजूरशुदा CC रोड का काम जल्द शुरू हो जाएगा। वजीर ने पुलिस अफसरान को कॉलोनी में CCTV कैमरे लगाने के इक़दाम करने की हिदायत दी। बादशाह श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में 2 टिफा स्कैन मशीनों का भी इफ्तिताह किया। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल ज़रूरी है। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इंसान ने चांद पर कदम रखा। मलकपुर के टीहब में मुनक्किदा तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के 10 साला जश्न तकरीब और अवार्ड प्रोग्रामों को मुखातिब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि दुनिया में जो भी जदीद तख्लीक़ात मंजर आम पर आ रही हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना रियासत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अहम मकाम पर है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हैदराबाद में इंटरनेशनल कंपनियों का एक जाल बिछा दिया है। KTR ने अपनी मेहनत और लगन से मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कंपनियों को तेलंगाना में मदऊ किया और उन्हें कायम करने में अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से तेलंगाना के सैकड़ों नौजवानों को मुलाजिमत हासिल हुई। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि महकमे पुलिस का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अमन ज़ब्त की बरकरारी, जराइम की रोकथाम और ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने में कलीदी रोल अदा करता है।
तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल तमाम किस्म की गाड़ियों के इंतजाम के लिए खुसूसी तौर पर तैयार करदा टीएस वाहन ऐप का आज डीजीपी दफ्तर में इफ्तिताह किया गया। हैदराबाद से पुलिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस ऐप के जरिए रियासत की तमाम पुलिस गाड़ियों की निगरानी करेगा। इस मौके पर महेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस में गाड़ियों की खरीदारी की फाइल पर दस्तखत की थी और 350 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। కిలోమీటర్లు వచ్చినా కానీ ఆ వెహికల్ నిన్నమన్న కొన్నట్టుగానే ఉండాలి అని చెప్పేసి దీనికి ఒక మంచి మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేను సంజయ్ జైన్ గారిని అలాగే రాజేష్ గారిని కూడా కోరడం జరిగింది. దీనిపైన చాలా తర్జనలు బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఈ ఎంటైర్ ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థ ముఖ్యంగా దాంట్లో 4 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఎంటీ మాడ్యూల్, అలాగే పిఓఎల్ మాడ్యూల్, ఆ తర్వాత స్ట్రోక్స్ అండ్ వర్క్షాప్ మాడ్యూల్, ఇలా 4 మాడ్యూల్స్ మనం దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా మొత్తం ఎంటీ ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థని మనం ఆటోమేట్ చేయడం, దానికి తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి మీ అందరికీ కూడా ఉపకరిస్తుంది అని చెప్పి మీకు మనవి చేస్తున్నాను. ఈ మాడ్యూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా, ఈ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వెహికల్ కూడా ఎప్పుడు కూడా మంచి గుడ్ కండిషన్ లో ఉంటూ ప్రజలకి సేవలు అందించడానికి కూడా అన్నింటిలో అది ఉపయోగపడే విధంగా ఉండే విధంగా మీరు చేయగలుగుతారు. అంటే మనము ప్రభుత్వం మనకి ఏదైతే ఆశించిందో, ఏదైతే లక్ష్యం ఉందో, పోలీస్ వ్యవస్థకి లక్ష్యాలు పెట్టారో, నేర నివారణ, నేరస్తులు పట్టుకోవడం, నేరస్తులకు శిక్షలు పడేట్టుగా చూడడం, శాంతి భద్రతను పరిరక్షించడం, ట్రాఫిక్ ని మనం మేనేజ్ చేయడం, ఇట్లా ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్షన్, అట్లా రకరకాల డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సాధించడంలో మనకి ఈ ఫ్లీట్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నట్టు. ఈరోజు నేరస్తుల్లో హైదరాబాద్ లో వచ్చి నేరం చేయాలి అంటే భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి ఫ్లైట్ లో వచ్చి నేరం చేసి మళ్ళీ క్షణాల్లో ఫ్లైట్ కి వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నట్టు. అంటే खवातीन के बारे में नामुनासिब तबसरा करने पर रामदेव बाबा के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कांग्रेस की खवातीन लीडर्स ने गांधी भवन में रामदेव बाबा का पुतला नजर आतिश किया। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी की कारगुजार सदर गीता रेड्डी, महिला कांग्रेस की रियासती सदर सुनीता राव और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गीता रेड्डी ने कहा कि बाबा रामदेव का खवातीन को लेकर तबसरा इंतहाई बेहुदा है और उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। बाद उन्होंने बाबा रामदेव के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हिंदुस्तान के आईन ने समाजी तौर पर सबको मसावी हुकूक दिए हैं। गांधी भवन में यौम आईन तकरीब से खिताब करते हुए भट्टी ने बीजेपी पर आईन को तब्दील करने और इंसानियत परस्ती को नाफिज करने की कोशिशों का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि सियासी मसावत को कांग्रेस ने नाफिज किया है। सियासी मसावत में गरीब तरीन फर्द को भी इलेक्शन जीतने का मौका मिलता है, लेकिन बदउनवानी से हासिल की गई रकम का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस और बीजेपी आईन की धज्जियां उड़ा रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और एसीबी सियासी वजूहात की वजह से छापे मार रहे हैं। बीजेपी ने 2023 के इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए अवाम के पास जाने का फैसला किया। इसी के किस्से के तौर पर दही इलाकों में पार्टी भरोसा यात्रा के नाम से बाइक रैलीज का एहतमाम कर रही है। इन बाइक रैलीज के जरिए दही इलाकों में अवाम से मुलाकात की जा रही है और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की जा रही है। अगले महीने की 14 दिसंबर तक ये भरोसा यात्रा रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगी। आज इस यात्रा का आगाज किया गया। इन बाइक रैलीज में 200 बाइक्स शामिल होती हैं और इन बाइक रैलीज में पार्टी के सीनियर कायदीन शामिल होते हैं। बीजेपी के कौमी कोर कमेटी के रुकन विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तमाम बिरादरियों को फायदा पहुंचाने के लिए दूरअंदेशी के साथ आइन तैयार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे गए आइन के जरिए तेलंगाना रियासत की तश्कील हुई। डॉक्टर BR अम्बेडकर को उन्होंने एक जीनियस करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबा
बाबा साहेब अम्बेडकर की आइन की वजह से ही तेलंगाना को आर्टिकल 3 के तहत कायम किया गया, जिसे मकामी लोगों के 60 साल देरीना ख्वाब को तकमील किया जा सका। న్యాయం అయ్యేలాగా వారు ఆలోచించి ఒక ముందు చూపుతోని వారి కాన్స్టిట్యూషన్ రాయడం జరిగింది. దాని ప్రకారంగానే చిన్న రాష్ట్రాలు ఉంటే బాగుంటుంది, చిన్న రాష్ట్రాలతో మంచిగా పరిపాలించవచ్చని అంబేద్కర్ గారు ఈ ప్రొవిజన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టడం జరిగింది. మనం అదే ప్రొవిజన్ ఏదైతే కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండేనో దాన్ని చూసుకొని మనం తెలంగాణ సాధించుకోవడం జరిగింది. కానీ ఈ తెలంగాణ సాధించుకున్న తర్వాత ఈ కుటుంబ పాలన, ఈ అవినీతి పాలన ఏదైతే జరుగుతుందో ఇది నిజంగా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏదైతే అంబేద్కర్ గారు మంచిగా ఆలోచించి పెట్టినారో ఈ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దీన్ని దుర్వినియోగం చేస్తుంది. అంబేద్కర్ గారు కూడా చెప్పారు దాంట్లో, నేను కాన్స్టిట్యూషన్ రాస్తున్నాను, ప్రజల కోసం రాస్తున్నానని చెప్పి అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు. కానీ వారు ఏమన్నారంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ని సరిగా నడపాలి, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ని సరిగా వినియోగించుకోవాలి, ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా నడవాలంటే ఇది కేవలం రాజకీయ నాయకుల చేతిలో ఉంది. రాజకీయ నాయకులు దీన్ని సరిగా వాడుకుంటే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ని చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయని చెప్పి ఆ రోజుల్లోనే అంబేద్కర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఈ ఇంత మంచి ప్రొవిజన్ పెట్టిన అంబేద్కర్ గారు మనకు తెలంగాణ సాధించుకున్నాము. కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వలన అందరూ కూడా ఆలోచించుకుంటున్నారు, అరే ఎందుకు మనం తెలంగాణ సాధించుకున్నాము, ఉద్యమకారులు లేరు, ఏదైతే मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से आज खैरताबाद मेट्रो स्टेशन से राजभवन तक चलो राजभवन एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत व वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मुखालिफ किसान पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान मोर्चा कायदी ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से बरखी बिल 2022 से किसानों को नुकसान का खदशा है। इसके अलावा किसानों के पास पट्टे मौजूद नहीं होने की वजह से किसानों से अराज़ियात हासिल करने के तरीक़ेकार को तब्दील करना होगा। किसान मोर्चा कायदी ने पुलिस की जानिब से पुरअमन एहतजाज को दरहम बरहम करने की सख्त मज़म्मत की। वैसा तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाय शर्मिला की पदयात्रा जारी है। आज पदयात्रा से खिताब करते हुए शर्मिला ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस, टीआरएस और बीजेपी तेलंगाना के मफाद में काम नहीं कर रही हैं। आज इन्होंने मालमपल्ली गांव को मंडल बनाने के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस गांव को मंडल का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 8 सालों में इस वादे को पूरा नहीं किया गया। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने ऐलान किया है कि वो आइंदा साल 27 जनवरी से पदयात्रा का आगाज करेंगे। लोकेश, जो कि आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं, उन्होंने मंगलगिरी में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि वो 400 दिनों के दौरान रियासत में 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंगलगिरी पार्टी कैडर के लिए किला है और इस किले को उनके हाथ में छोड़ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जगन ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत इस किले को तोड़ने की काफ़ी कोशिश कर रही है, जिसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 180 डॉक्टर्स और नर्सेस को वजीफे की स्कीम में शामिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस अस्पताल के स्टाफ के अरकान 5 दिनों से मरीजों को किसी भी किस्म की मुश्किल में डाले बगैर दोपहर के औकात में ये एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनके कई वर्षों से इस मसले पर एहतजाज के बावजूद उनके मुतालबे को हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाज़ को वजीफे की स्कीम में शामिल किया गया, जबकि बकिया को नज़रअंदाज कर दिया गया, जो तकलीफदा बात है। इन एहतजाजियों ने प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। सारी उर्दू दुनिया में मुनफरिद माने जाने वाली जिंदा दिलान हैदराबाद की 2 रोज़ा सालाना तकारीब का कल शाम उर्दू हॉल हिमायत नगर में हस्ब रिवायत अदबी महफिल और महफिल लतीफ़ा से आगाज़ हुआ। ये तकारीब महकमे टूरिज़म व कल्चर के ताउन से मुनक़िद की जा रही है। डॉक्टर फैयाज अहमद फैज़ी ने सदारत की, डॉक्टर हलीमा फिरदौस, डॉक्टर फरजाना फराज, जनाब मंजूर बिखार, डॉक्टर अब्बास मुतकी और डॉक्टर अलीम खान फल्की ने मिजाहिया मज़ामीन सुनाए। डॉक्टर फरजाना फराह ने निज़ामत की। अदबी इजलास के फौरी बाद उसी मकाम पर महफिल लतीफ़ा मुनक़िद की गई। प्रोफेसर एस ए शकूर, साबिक डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी ने सदारत की।
फयाज अहमद फैजी, इनामुर रहमान गुयूर, दौलत राम, डॉक्टर मोहम्मद अली रफत, डॉक्टर अलीम खान फल्की, वेणुगोपाल, कैलाश भट्ट, गुलाम अहमद नूरानी, मुमताज़ मेहदी, प्रोफेसर एस शुक्र और डॉक्टर मोहम्मद अली रफत ने मुंतखब लतीफ़ों के जरिए महफिल को लालाइजार बनाया। आखिर में गुलाम अहमद नूरानी मुतमद उम्मी जिंदा दिलार ने शुक्रिया अदा किया। शहर में कल रात आतिशज़दगी के 2 अलहदा वाक़यात पेश आए। मेलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ शास्त्रीपुरम इलाके के एक स्क्रैप के गोदाम में आग लग गई जो बंद पड़ा था। आग लगने की इतला फायर ब्रिगेड के अमले को रात 11:40 पर मौसूल हुई, जिसके साथ ही राजेंद्र नगर, चंदूलाल बारादरी और गौलीगुड़ा से 3 फायर इंजनों ने मकामे हादसे पर पहुंचकर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की। इस हादसे में किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। आग लगने की वजह फौरी तौर पर पता नहीं चल सकी, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। दूसरा वाकया पुराने शहर के इलाके बंदला गुड़े के बेड्स तैयार करने के गोदाम में पेश आया। आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इत्तलात है कि आग लगते ही वहां काम करने वाले बाहर निकल आए, ताहम एक शख्स झुलस गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम इस बात की तौसीख नहीं हो सकी। स्कूटी के सड़क पर ठहरे हुए ट्रैक्टर से टकरा जाने के नतीजे में 2 कम उम्र तुलबा हलाक और उनका एक साथी जख्मी हो गया। यह हादसा कल जिले रंगारेड्डी कोतूर मंडल के फातिमापुर में पेश आया। तीनों लड़के मकामी स्कूल में नवी जमात में जेर तालीम बताए गए हैं। कल वो स्कूटी पर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर ठहरी हुई ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में स्कूटी पर सवार 14 साल चरण, 12 साल दितेश्वर की मौत हो गई, जबकि उनका साथी कृष्णा महफूज रह गया, ताहम वो जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद के सीसीएस सर्कल इंस्पेक्टर राजू को मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने राजू को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। 4 नवंबर को राजू को उनकी बीवी ने एक दूसरी औरत के साथ गाड़ी में रंगे हाथों पकड़ा था। उस वक्त सर्कल इंस्पेक्टर राजू ने जाए मौके पर जाने वाले कांस्टेबल पर हमला कर दिया था। कांस्टेबल की शिकायत पर पुलिस ने राजू को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। इस तनाजुर में कमिश्नर पुलिस ने राजू को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। राजू का ताल्लुक 2002 बैच से है और वो हैदराबाद सीसीएस डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब एक अहम खबर दिल्ली से। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आग लग गई जो कि पिछले 38 घंटों में भी काबू में नहीं आ सकी। ये आग चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस मार्केट में लगी। करीब 250 दुकानें इस आग की जद में आ चुकी हैं। 500 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा जाहिर किया गया है। 14 फायर टेंडर्स कई घंटों से मुसलसिल इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि आग जुमेरात की शाम में लगी थी, जुमे की सुबह तक उस पर काबू पाया गया था, लेकिन आग दोबारा फिर से भड़क उठी और असल ये आग महालक्ष्मी मार्केट की एक दुकान में लगी थी और धीरे धीरे ये अतराफ के सभी दुकानों में फैल गई। इससे भारी नुकसान का अंदेशा जाहिर जा रहा है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज इस मकाम का मायना किया और एक कमेटी भी तश्कील दी गई है ताकि इस आग से होने वाले नुकसानात का तखमीना तैयार किया जा सके, साथ ही इसकी वजूहात भी पता लगाया जा सके। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुक्म दिया है कि दीगर मार्केट्स में भी फायर सेफ्टी को लेकर एक सर्वे किया जाए। बिल्डिंग फटेगा भाई, ये बिल्डिंग फटेगा। दोनों पकड़ लिया है, देखो सामने पकड़ ली, एसी फटेगी। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।